हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लॉयर। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक लॉयर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने बीएनएस का सेक्शन 2 पार्ट 1 कवर करने की कोशिश की थी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो था हमारा BNS सेक्शन 2 पार्ट 1। ये हमारा BNS सेक्शन 2 पार्ट 2 जो हमने पिछली वीडियो थी उसमें हमने लास्ट 27 पॉइंट पे कवर करके ख़त्म कर दिया था। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे 28 पॉइंट से, जिसमें हमें पब्लिक सर्वेंट के बारे में पढ़ने को मिलता है। पब्लिक सर्वेंट कौन होता है? मीन्स अ पर्सन फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ डिस्क्रिप्शन नेमली। लोक सेवक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णों में से किसी के अधीन आता है। एवरी कमीशन ऑफिसर इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, सेना, नौसेना या वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी। एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज अ मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन एनी एडजुडिकेटर फंक्शन। प्रत्येक न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं निर्णायक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया। एवरी ऑफिसर इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट or to make, authenticate or keep any document or to take charge or dispose of any property or to execute any judicial process or to administer any oath or to interrupt or to preserve order in the court, and every person especially authorized to perform any of such duty। न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, या किसी संपत्ति का भार संभाले या उस संपत्ति का व्यय करे, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वाचन करे, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे, और प्रत्येक व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों, जब कोई व्यक्ति कोर्ट जाता है तो उसको अंदर कई सारे लोग मिलते हैं सरकारी, जैसे कि उसको कोर्ट के अंदर काम करने के लिए बाबू देखने को मिलते हैं, फिर हमारे जज साहब न्यायाधीश मिलते हैं, ठीक है। फिर उसी में हमारे कुछ पुलिस वाले बैठे होते हैं, वो भी कोर्ट के होते हैं। एक होते हैं वाइट ड्रेस पहने होते हैं, वो भी कोर्ट के ही कर्मचारी होते हैं। तो दोस्तों, ये सभी मिला के ये क्या है, ये सभी कोर्ट के ही लोक सेवक हैं। इनको हम लोक सेवक कह सकते हैं जो कोर्ट में काम कर रहे हैं। अब इसका डी है, एवरी असेसर और मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट। किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक असेसर पंचायत का सदस्य। एवरी arbitrator or other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court or by any other competent public authority। प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्दिष्ट किया गया है। एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त है। इसमें बात कर रहे हैं, ये किसी पुलिस अधिकारी के बारे में बात कर रहे हैं। सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक स्वास्थ्य सुरक्षा या सुविधा का संरक्षण करे। इसमें हमारे पुलिस के बारे में बात की जा रही है। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, keep or extend any property on behalf of the government
or to make any survey, assessment or contract on behalf of the government, or to execute any revenue process, or to investigate or to report on any matter affecting the pecuniary interest of the government, or to make, authenticate or keep any document relating to the pecuniary interest of the government, or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interest of the government. प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिक प्रमाणित करे या रखे, या सरकार के धन संबंधी हितों के संरक्षण के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जैसे हमारा दोस्तों कलेक्ट्रेट ऑफिस होता है। कलेक्ट्रेट ऑफिस में आपने देखा होगा कि जो ज़मीन होती है, सरकारी ज़मीन को पट्टे देने के लिए ये कार्य कौन करता है? ये मजिस्ट्रेट साहब, कलेक्ट्रेट साहब करते हैं। और जैसे कोई सरकारी ज़मीन में कब्जा करने की कोशिश करता है, उनको खबर मिलती है, तो वहाँ से जो हमारे एसडीएम साहब होते हैं, जो उनके शक्ति के जो उनका दायरा होता है, उनकी शक्ति के अंडर आता है। जैसे कोई व्यक्ति सरकारी ज़मीन में कब्जा करने की कोशिश कर सकता है, तो ये उनका कर्तव्य होगी उस व्यक्ति को वहाँ से हटाने की प्रयास करें। एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral or to conduct an election a part of an election। प्रत्येक व्यक्ति जो कोई ऐसे पद धारण करता है जिसके आधार पर निर्वाचक नामावली तैयार, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनर्निश्चित करने के लिए निर्वाचन या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त है। इसमें सीधी सीधी बात की जा रही है जो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर होता है उसके बारे में, जो चुनाव की प्रक्रिया को देखते हैं, वोटर लिस्ट तैयार करते हैं। एवरी पर्सन प्रत्येक व्यक्ति इन द सर्विस ऑफ और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूनरेट बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट। सरकार की सेवा या वेतन में से किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है, वह लोक सेवक होगा। दोस्तों अब है हमारा 29 पॉइंट, रीज़न टू बिलीव। अ पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। विश्वास करने का कारण, कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता है, अन्यथा नहीं। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध हुआ है, अगर वह पुलिस स्टेशन में जाके कहता है कि मेरे साथ कोई अपराध हुआ है, मैं इसकी एफआईआर कराने जाता हूँ, तो कोई कारण तो होना चाहिए विश्वास करने का कि ऐसे ही होना है। क्योंकि अगर ऐसे हम अगर पुलिस वाले अगर हर ऐसे ही किसी कंप्लेंट रखने लगे तो जिससे लोग पूरा उनका रजिस्टर पूरा भर जाएगा। क्योंकि विश्वास तो करने का कोई कारण तो हो। कोई जैसे कोई मारपीट करता है तो उसके वो हमें दिखने चाहिए, मारपीट के निशान दिखने चाहिए, जिसके आधार पर हम एफआईआर कर सके। कोई चीज़ तो होनी चाहिए, कोई विश्वास करने का कारण तो होना चाहिए, तब हम जाके विश्वास करें। रीज़न टू बिलीव 29 पॉइंट में हमने को देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम स्पेशल लॉ। मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। विशेष विधि से वह विधि अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू करती है। स्पेशल लॉ हम कह सकते हैं कि हमारा पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट, ये सभी का एक विशेष लॉ है। किसी एक विशेष व्यक्ति या जाति के या फिर किसी समाज के लिए बने हैं, वो हमारे स्पेशल लॉ कहे जाते हैं। SC/ST एक्ट है जो हमारे अनुसूचित जनजाति के लिए बनाया गया है। पॉक्सो है जो 18 ईयर से कम चिल्ड्रन है, जिसमें जो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, उनके लिए पॉक्सो बनाया गया है। ये स्पेशल लॉ की कैटेगरी में आते हैं। वैल्यूएबल सिक्योरिटी मीन्स अ डॉक्यूमेंट which is or purpose to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledge that he lies under legal liability or has not a certain legal right। मूल्यवान प्रतिभूति से ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है जो ऐसा दस्तावेज है या होने
तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधि अधिकार सृजित विस्तार अंतरित निर्बंधित निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या स्वीकृत करता है कि वह विधि दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। अब है 32 बेसल मीन्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वीनियंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बींग्स और ऑफ प्रॉपर्टी। जलयान से कोई चीज़ अभिप्रेत है जो मानव के या संपत्ति के जल द्वारा भ्रमण के लिए बनाई गई है, उसको हम शिप के रूप में भी कह सकते हैं। वॉलंटरीली अ पर्सन इज सेड टू cause an effect voluntarily when he cause it by means whereby he intended to cause it or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to likely to cause it। स्वेच्छा कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है वह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। इलस्ट्रेशन है ए सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहैबिटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग अ रॉबरी एंड ड्रग्स causes the death of a person here or may not have intended to cause death and may even be sorry that death has been caused by his act, yet if he knew that he was likely to cause death he has caused death voluntarily। का लूट को शुक्र बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए घर में रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का ना रहा हो और वह दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है, तो भी यदि वह जानता था कि संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर दे तो उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित की है। दोस्तों, इसको अगर हम आसान भाषा में समझें तो उसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति चोरी करने के आशय से वह सोच रहा है कि मैं अपनी चोरी को आसानी से कर सकूं, तो कोई एक घर है जिसमें कुछ लोग रह रहे हैं, उस घर में आग लगा देता है। वो सोचता है आग लगाने से सब लोग बाहर भाग जाएंगे और मैं अपना चोरी करके निकल जाऊंगा, लेकिन होता क्या है कि उसकी आग लगाने से वहाँ पर कुछ लोग जलकर मर जाते हैं। तो अब ये नहीं कह सकते कि जो चोर है जो उसने आग लगाई थी जानबूझ के नहीं लगाई थी, उसका किसी व्यक्ति को मारने का आशय नहीं था। यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि अगर उसने आग लगाई तो उसको ये मालूम होना चाहिए अगर किसी घर में आग लगाया तो कोई ना कोई व्यक्ति उसके अंदर रहता होगा जिससे किसी व्यक्ति को हानि हो सकती है। तो यहाँ पर जो चोर है उसको ऊपर मुकदमा चला जाएगा। दोस्तों, अब इसमें है 34 विल मीन्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। वसीयत से कोई वसीयती दस्तावेज अभिप्रेत है। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि विल क्या होती है। विल किसी व्यक्ति के मरने के बाद इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने जीते जी होते हुए भी वह किसी भी व्यक्ति के नाम अपनी वसीयत करके जा सकता है। वसीयत में लिखा जाता है जो अपनी प्रॉपर्टी होती है, धन दौलत संपत्ति जो कोई भी चीज़ होती है उसको किसी व्यक्ति के नाम कर सकता है। व्यक्ति के जिंदा रहते हुए वसीयत में चेंज हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के मरने के बाद उस वसीयत को चेंज नहीं किया जा सकता है। ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। अब इसमें 35 में वुमेन्स मीन्स ऑफ फीमेल ह्यूमन बींग्स ऑफ एनी एज। महिला से किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है। आप सभी लोग जानते हैं वुमेन इसमें जन्म से लेके एक एज तक जो भी लिमिटेड एज होती है महिलाओं की, उसमें किसी भी नारी को महिला के रूप में बताया गया, चाहे वह 10 साल की हो चाहे वह 60 साल की हो, उसको महिला की कैटेगरी में ही माना जाएगा। अब इसमें 36 रॉन्गफुल गेन means gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally to entitled। सदोष अभिलाप से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाप अभिप्रेत है जिसका अभिलाप प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार ना हो। रॉन्गफुल गेन को अगर हम समझें तो रॉन्गफुल गेन का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति को कोई चीज़ मिल रही है तो वह उस चीज़ का हकदार नहीं होना चाहिए, और जिस व्यक्ति से जा रही है तो ये उसका अधिकार है कि वो चीज़ उसके द्वारा नहीं जानी चाहिए। जैसे मान के चलो 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति सड़क पर जाते हुए उसका एक 50 का नोट गिर जाता है, ठीक है,
अब एक व्यक्ति पीछे से आ रहा था, उसने क्या उस व्यक्ति का 50 का नोट उठा लिया। अब वो कहता है कि ये मेरा नोट है, मेरे से गिर गया, तो अब वो उस व्यक्ति को देने से मना कर देता है। तो यहाँ पे क्या है, जिस व्यक्ति का नोट गिरा है वो उसके लिए क्या है, लॉस है, और जिस व्यक्ति को मिला है वो उसके लिए क्या है, रॉन्गफुल गेन। जबकि ये नोट उसका नहीं है, लेकिन तब भी क्या उसको पाया हुआ है, इसलिए वो अपना मान लेता है। अब इसमें है 37, wrongful loss means the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled। सदोष हानि से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि विपरीत है जिसकी हानि उठाने वाले व्यक्ति वैध रूप से हकदार हो। wrongfully पढ़ते हैं। Gaining wrongfully, losing wrongfully, a person is said to gain wrongfully when such person retain wrongfully, as well as when such person acquire wrongfully. A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property, as well as when such person is wrongfully deprived of property। सदोष अभिलाप प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना। कोई व्यक्ति सदोष अभिलाप प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जब वह व्यक्ति सदोष रखता है और तब भी सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है, यह तब कहा जाता है जब उसे किसी संपत्ति सदोष अलग रखा जाता है और तब भी जब उसे किसी संपत्ति सदोष वंचित किया जाता है। इसमें 39, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस संहिता बट डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड shall have the meaning respectively assigned to them in that act and संहिता। उन शब्दों को और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस संहिता में परिभाषित नहीं है, किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो क्रमशः उस अधिनियम और संहिता में उनके हैं। दोस्तों इसमें 39 में ये कहा गया कि जैसे इसमें जो इसमें वर्ड लिखे हुए हैं, कुछ इसमें वर्ड ऐसे लिखे हुए हैं जिसका प्रयोग BNSS में किया गया है। BNSS मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें परिभाषित किया गया है और कुछ वर्ड इसमें दिए गए हैं। तो तीनों को मिलाकर कुल मिलाकर ये है कि ये नहीं कह सकते कि ये वर्ड इसमें दिया गया है और ये वाला वर्ड इसमें दिया गया है। तो इसको ये कह सकते कि इनने पहले क्लियर कर दिया है कि अगर वर्ड किसी में भी प्रयोग होना चाहिए तो हम उनको लीगली कानून के रूप में मानेंगे। दोस्तों ये था हमारा BNS का सेक्शन पार्ट 2, आज हमारा पूरा कवर होता है। दोस्तों एक बार हम इसको बैक करके देखते हैं। जो इसमें 23 IPC लिखा हुआ है, ये हमें जो हमारी इस BNS में 38 डेफिनेशन है वो हमें 23 में देखने को मिलेगी, और जो 37 में वो 23 में देखने को मिलेगी। 23 पे रॉन्गफुल गेन देखने को मिलेगा, और 10 में अगर हमें वुमेन की परिभाषा देखने को मिलेगी। 31 पे विल हमें देखने को मिलेगी। 39 IPC में वॉलंटरीली देखने को मिलेगी। 48 में वेसल देखने को मिलेगा। 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। स्पेशल लॉ 41 में देखने को मिलेगा। रीज़न टू बिलीव 26 में देखने को मिलेगा। अब इसमें पब्लिक सर्वेंट हमें BNS में हमें 28 में देखने को मिलता है। अगर हम IPC में देखें तो IPC में जी हमें 21 में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा BNS का सेक्शन 2 का पार्ट 2। मुझे आशा है कि आपको ये हमारा ये जो पार्ट 2 है समझाने का हमने पूरा प्रयास किया, आपको समझ में भी आया होगा। एंड दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमारी वीडियो को दोबारा भी स्लो या फास्ट मोड में देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपको जो हमारी आने वाली वीडियो होगी उसमें हम BNS का सेक्शन 3 कवर करने का कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।